समाजवादी पार्टी को युवाओं की पार्टी कहा जाता है, तो नए दौर की समाजवादी पार्टी में एक प्रमुख नाम है उदयवीर सिंह का। उदयवीर सिंह को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। इस नए दौर की समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, संगठन को मजबूत करने में और संगठन का विस्तार करने में उदयवीर सिंह अहम भूमिका में रहते हैं। युवा टीम के सहारे अखिलेश यादव यूपी में समाजवादी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे उस टीम का प्रमुख हिस्सा है उदयवीर सिंह। तो आज हम आपको उदयवीर सिंह से मिलवाएं, उससे पहले आप उनका पूरा परिचय जान लीजिए। उदयवीर सिंह का जन्म जिला फिरोजाबाद टूंडला में 1973 में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा टूंडला में हुई। आगे की शिक्षा के लिए ये धौलपुर से उसी मिलिट्री स्कूल में पढ़े जहां अखिलेश यादव भी पढ़ा करते थे। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। हायर एजुकेशन के लिए ये दिल्ली आए और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमफिल की डिग्री हासिल की। इसी दौरान ये छात्र राजनीति में कदम रख चुके थे। साल 2000 में ये समाजवादी छात्र सभा से जुड़ गए और साल 2004 में ये समाजवादी युवजन सभा से जुड़े और पार्टी के लिए निरंतर कार्य करते रहे। उदयवीर सिंह साल 2016 में उत्तर प्रदेश सदस्य विधान परिषद सदस्य मनोनीत हुए। विधान परिषद में पहुंचकर उदयवीर सिंह ने ये साबित किया कि वो संगठन के ही महारथी नहीं, बल्कि सियासी मुद्दों पर भी उनकी सोच लोगों को प्रभावित करती थी। उदयवीर सिंह भले ही आपको मंचों पर नजर न आते हो, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। तो आइए आज अपने इस खास प्रोग्राम शख्सियत में आपको मिलवाते हैं उदयवीर सिंह से। उदयवीर जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, 1-2 महीने की बात है। क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी पूरी तरह संगठनिक रूप से भी लगी हुई है और राजनीति में जो मुद्दे हैं और जो पुराना इतिहास है उसने ये साबित किया है कि समाजवादी पार्टी ही उचित और सक्षम विकल्प है। पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से प्रदेश की बर्बादी हुई, कोई स्कीम योजना पूरी नहीं की गई, जो काम अधूरे पड़े थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, कहीं बजट की कटौती, कोई नया अच्छा काम जिससे जनता अपने भविष्य को देख सके, भविष्य के हिसाब से उसको जोड़ सके, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इन 5 वर्षों ने ये भी साबित किया कि अखिलेश यादव जी की एक अच्छी सरकार थी, काम करने वाली सरकार थी, जिसको लोगों ने गुमराह करके, दुष्प्रचार करके गिराया। इस सरकार में नौजवान, छात्र, किसान, महिलाएं, सबका उत्पीड़न हुआ, सबकी नौकरी छीनी गई, सबको लाठी मारी गई, जिसने भी अपने हक की मांग की उसे पीटा गया। तो पूरी तरह से जिस तरह प्रदेश बर्बाद किया है, उस परिस्थिति में पुराने उदाहरण के हिसाब से और अपनी सांगठनिक क्षमता और अखिलेश यादव जी की स्वच्छ छवि के हिसाब से लोगों को के बीच से ये आवाज़ आ रही है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही सक्षम विकल्प है जो प्रदेश को आगे ले जा सकता है। तो 17 का चुनाव में और 22 के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं और क्या कमी रह गई जो सुधारेंगे और जो लगता है वो कमी सुधार के हम 22 को विजय हासिल करेंगे? 17 के चुनाव में हम रॉन्ग फुटिंग पे थे। रॉन्ग फुटिंग पे इसलिए थे कि हम सरकार में थे। जो भी हम कहते थे उसे मोदी जी और भारत सरकार की नाम लेके भाजपा कहती थी इससे भी बड़ा हम करेंगे। हमने कहा हम मेट्रो चलाएंगे, उन्होंने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। जो भी लोगों ने इस तरह बना दिया 2017 में और कि उत्तर प्रदेश का विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि केंद्र में समाजवादी पार्टी की सहयोगी सरकार नहीं थी, डबल इंजन की सरकार नहीं थी। इसलिए उस चुनाव में अखिलेश यादव जी के खिलाफ प्रचार नहीं हुआ, किसी ने काम बोलता को चैलेंज नहीं किया, लेकिन दूसरी चीज़ों में चीज़ों को डाइवर्ट किया। समाज में एक दुष्प्रचार कर दिया कि जितने भी पीड़ित शोषित वर्ग के लोग हैं उनको पूरा हक और हिस्सा नहीं मिला है और सरकार आएगी तो उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें हिस्सा मिलेगा, वो भी एम्पावर होंगे। और सरकार आने पे ये लोगों को मालूम चला कि अखिलेश जी जो कर रहे थे उससे भी कहीं नीचे ले जाके डाल दिया। मुझे एक सरकार के ही नेता ने कहा, जो पहले सरकार में गए, सरकार बनवाई, उन्होंने कहा कि हमको तो ये कह के ले गए थे कि तुम्हें गंगा स्नान कराएंगे और गंगा स्नान की बात करा के गंदे नाले में कूदा दिया। तो ये लोगों में एहसास है
उस समय हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हम ये साबित नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर सकती है, क्योंकि केंद्र की सरकार पे लोगों को भरोसा था, मोदी जी का भी नाम बड़ा था। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद तो नाश किया ही है, केंद्र सरकार की भी छवि को इतना धूमिल कर दिया, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सरकार पे भी कोई बहाना नहीं है जो वो ले सके कि प्रदेश को आगे क्यों नहीं ले जा पाई। तो उस तरीके से जिस दुष्प्रचार के हिसाब से हमारे वोट को हमारे खिलाफ किया गया, लोगों को हमारे खिलाफ गोलबंद किया गया, चाहे वो एक धर्म के खिलाफ इकट्ठे किए गए हों, चाहे जाति के हिसाब से बांटे गए हों, अब उन सारे लोग गुमराह किए गए लोगों को ये एहसास है कि उनसे वो गलती हुई थी और उसे इस बार वो ठीक करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने भी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दोनों हाथ खोलकर जितने भी लोगों के मन में भ्रम थे या उस तरह की स्थितियां थी उनको स्वीकार किया है और उन लोगों के उन भ्रम को दूर करने का काम किया। तो भाजपा वाले लाल टोपी और गुंडई को आपस में पर्याय बना रहे हैं, उसको कहते हैं कि लाल टोपी जो है गुंडई का एक तरह से पर्यायवाची है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रधानमंत्री को फॉलो करते होंगे पीएमओ इंडिया को, वो लोग लाल टोपी से क्या समझे होंगे। विश्व में लाल टोपी जो है क्रांति का प्रतीक है। धार्मिक रूप से लाल रंग का इतना महत्व है, आप जानते हैं, बजरंगबली से लेकर रामायण तक। महिलाओं के लिए लाल रंग का कितना महत्व है। लेकिन अब सरकार जब हताश और निराश हो जाती है तो जो मन पे आता है उल्टा सीधा बोलते हैं। खुशी की बात यह है कि जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने लाल टोपी बोला, लोगों ने हमारी तरफ देखने की बजाय मंच पे संजय निषाद बैठे थे लाल टोपी पहन के प्रधानमंत्री के पीछे, उनकी तरफ देखा। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बीच बीच में कुछ न कुछ डिस्टर्बिंग बयान, कुछ न कुछ गुमराह करने वाली बातें लाते रहेंगे, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास कोई विकल्प नहीं है। अब काम तो रातों रात नहीं हो सकता, तो इसलिए जनता भी जान रही है कि इन पे 2-3 ही मुद्दे हैं जिनसे ये समाज के अंदर एक कटुता लाना चाहते हैं, और जनता खुद जवाब दे रही है। आप अगर सोशल मीडिया वगैरह को फॉलो करें तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के वर्कर से ज़्यादा आम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी इतने बड़े नेता, इतने बड़े पद पे, उनको इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये भाजपा वालों की इच्छा है, वो कितना नीचे जाना चाहते हैं। अयोध्या है, विश्वनाथ कॉरिडोर है, अब मथुरा की बात कर रहे हैं, तो इससे नहीं लगता कहीं हिंदुत्व की बात करके आपका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का, भाजपा जिस तरह से एजेंडा चला रही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई डिबेट नहीं है। मथुरा के सवाल है, 4.5 साल सरकार में हो गए, अभी तक सरकार ने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। चुनाव के एंड पहले आप बोलेंगे तो जनता भी जानती है। दूसरी बात यह है कि सरकार अभी तो ऑफिशियली खिलाफ ही बोल रही है। सरकार के कुछ उनके दल के नेता बोल रहे हैं, लेकिन सरकार तो अभी मथुरा में भी कुछ खुल के नहीं बोली है, बल्कि धारा 144 लगाई गई है। विश्वनाथ कॉरिडोर अखिलेश यादव जी ने ही शुरू में इसका प्रस्तावना बनाया था, इसका प्रोजेक्ट बनवाया था, और लेकिन हम चाहते थे कि हेरिटेज भी बचा रहे। अखिलेश यादव जी चाहते थे कि जो वहाँ की पौराणिक मंदिर हैं और बाकी से सब बचा रहे। केवल अपने को भव्य और दिव्य दिखाने के चक्कर में इस एक तरफा जिस तरह की तोड़फोड़ हुई है, अखिलेश यादव जी उसके पक्ष में नहीं थे। खैर, मोदी जी हैं, उनकी अपनी सोच है। और राम मंदिर का विषय हम लोगों ने शुरू से कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा उसको सब लोग मानेंगे। पूरे देश के सारे नागरिकों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया सबने माना। वो लोग इतने दिन तक आंदोलन चलाए, जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होना था तो आपने देश की जनता को इतने दिन तक क्यों इधर उधर उलझाए रखा? पहले दिन से नेताजी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, देश के सारे नेताओं ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा सब पालन करेंगे। और इससे पहले हाई कोर्ट ने आदेश किया था, उसके खिलाफ अपील में लोग जरूर गए थे, लेकिन प्रदेश में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। तो इन मुद्दों को लेके कोई समाज में बहस नहीं है, लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो जब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट मंदिर बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम बंद क्यों करना चाहती है? लोग ये पूछ रहे हैं, मंदिर तो बन ही रहा है, सरकार का भी काम करो। गरीब को रोटी भी चाहिए, बेरोजगार को नौकरी भी चाहिए,
बेचारे इतने लोग दिन रात मेहनत करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर आउट मत कराओ। एक बार हो गई गलती, 2 बार हो गई, तेरह बार पेपर आउट होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग नौकरी मांगने आएंगे उन्हें लाठी मार के बिठा दोगे, जाति जनगणना कराएंगे नहीं। आप सबको बताते थे कि आपको हिस्सा नहीं मिला, आपको हिस्सा नहीं मिला। अरे भाई, ये तो तय कर लो कि किस समाज की कितनी संख्या है, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि वो समाज भी ये किसी समय संतुष्ट हो पाए कि हाँ, हमारी इतनी गिनती है, हमारे को इतना हक मिला। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इतना भव्य तरीके से देखिए आयोजन हुआ है, कितना आराम मिलेगा। अगर आप उसे भव्य कह रहे हैं तो इस पर मतलब आप उस पर चले नहीं हैं। अगर 2 राउंड आप लगा, आयोजन की बात कर रहा था, अभी जो आयोजन हुआ है उसकी बात। नहीं, आयोजन तो और भी भव्य करते थे, क्या दिक्कत थी? दिल्ली में करते तो और जोर से आयोजन हो जाता। सवाल ये है कि आगरा से लखनऊ आइए और लखनऊ से गाजीपुर जाइए, दोनों में तुलना करिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर बना है, और ये दोनों किसके सोच का परिणाम है, ये विजन किसका है। लीडर्स चाहिए विजनरी, जो आपका कल देख सकें, परसों देख सकें, कल कैसा समाज होना चाहिए, परसों हमारे समाज को क्या ज़रूरत पड़ेगी। लकीर के फ़कीर तो कभी भी आ जाते हैं। ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, वो चल रहा है, आप आए, आप चलाने लगे, कोई और आएगा वो भी चलाने लगेगा। लेकिन इस तरीके से जोड़ने की सोच माननीय अखिलेश यादव जी में थी। नकल करी, लेकिन नकल भी ढंग से नहीं कर पाए, वरना हमने 24 महीने में बनाया था, वो 18 महीने में बना देते, क्योंकि इसका तो काफ़ी काम अखिलेश जी शुरुआत करके चले गए थे। अच्छा, ये बात पूर्वांचल एक्सप्रेस, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है, उसकी तो बात मानेंगे कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अगर आप ये कह दें विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश के पत्रकार सुरक्षित हैं, अपनी बात निष्पक्ष भाव से कभी भी कह सकते हैं, तो मैं विचार करूँगा। मेरे हिसाब से जहाँ पुलिस का इंस्पेक्टर कमरे में घुस के पीट के लोगों को मार दे, जहाँ अपराधी एसटीएफ के दफ्तर में बैठते हों, जहाँ मुख्यमंत्री पत्रकारों को गाली देके बात करते हों, इस सरकार जब से बनी है, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के अंदर बैंक डकैती बंद हो गई, लूट बंद हो गई थी, इस सरकार में शुरू हुई। लखनऊ से एटीएम लूटा, चले गए लूट के आराम से। बनारस में सबसे बड़ी ज्वेलर के यहाँ डकैती हुई, ये महानगरों की बात कर रहा हूँ, मथुरा में हुई। शुरू लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार और पक्षपात, फर्जी मुकदमे, लोगों की हत्याएं। आज भी कानून व्यवस्था अच्छी है। दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े इकट्ठे किए वो भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा अपराध है, महिला अपराध बढ़ा है। अब उसके बाद भी फिर योगी जी अच्छा कह सकते हैं, तो उनकी बराबर झूठ बोलने को जल्दी मिलेगा नहीं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम आधे टिकट महिलाओं को बांटेंगे और महिलाओं के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा करी है। समाजवादी पार्टी का भी कोई इसमें सोच है महिलाओं को लेकर? समाजवादी पार्टी की पहले से सोच है कि महिलाओं को उचित हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए, और इसको दलीय आधार पर अपने दल के स्तर पर लागू करने का सुझाव भी समाजवादी पार्टी ने पहले दिया था। जब सरकार बनती है तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह की योजनाएं, स्कीम हमारी सरकार चलाती रही है। चाहे वो हौसला मिशन हो, चाहे 1090 की व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं को कुछ अन्य जैसे कन्या विद्याधन दिया हो, या उनको लैपटॉप योजना में शामिल करके उनके एजुकेशन को प्रोत्साहित करने हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, सब तरीके से करते हैं। हमारा एम्पावर करने का अपना है। प्रियंका जी कैसे सोचती हैं, ये उनकी अपनी सोच है। ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है बहुजन समाज पार्टी, कितना फर्क मानते हैं समाजवादी पार्टी के चुनाव के लिए? ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, वो देश में सबसे ज़्यादा राजनीति समझना, महसूस करने में जो प्रबुद्ध वर्ग होता है, जिस समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे लेखक, चित्रकार, पत्रकार, वकील, डॉक्टर होते हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश को दर्द देने वाले कौन लोग हैं, और दर्द देने वालों की दवा किस में है। तो लोग जानते हैं कि समाजवादी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठा के फेंकती। बाकी हर दल को प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी वाले, वो भी भाजपा के खिलाफ ही कर रहे हैं, का भी स्वागत है। कांग्रेस वाले भी कोई आंदोलन करते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अपने अपने तरह से सब लड़िए, लेकिन प्रदेश के अंदर फसल को
खाद्यान्न में बदलने की क्षमता उसी की होगी जिस पे कार्यकर्ता होगा, सांगठनिक क्षमता होगी, लीडरशिप होगी, विजन होगा और क्रेडिबिलिटी होगी कि उस विजन को सच्चाई में हम उतार सकते हैं। बीजेपी जिस तरह से सामाजिक समीकरण बांट रही थी 2017 की तरफ, जिस तरह से चुनाव लड़ा था, आज दिखने में लगा है कि वही सामाजिक समीकरण की तरफ समाजवादी पार्टी, तो ये कितना महत्वपूर्ण लगता है आने वाले चुनाव के लिए इस तरह? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया। उसने लोगों को सपना दिखाया और सपने के विपरीत काम किया। समाजवाद को परिभाषित गलत तरीके से किया। अब लोगों को, हमारी तो विचारधारा ही सबको लेके साथ चलने की और पीड़ित शोषित को आगे रख के चलने की है। तो अब लोग महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था में ही सबका समायोजन हो सकता है। समाजवादी पार्टी सबको विश्वास में ले रही है, लोग आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन का ये टर्निंग पॉइंट है। बीजेपी कहीं ना कहीं कहती है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो प्रदेश में गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाएगी, एक विशेष वर्ग का आतंक बहुत बढ़ जाएगा, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? ये ऑलरेडी काउंटर्ड है, क्योंकि 17 से 22 तक की जो सरकार है उसके कार्यकाल की तुलना आप 12 से 17 तक की सरकार की कर लीजिए, और अब तो पूरा दोनों सरकारें सामने हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये घटना बता दे कि फलानी घटना हुई थी जिसमें अखिलेश यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री एक्शन लेने में थोड़ी भी देर की थी। कोई घटना हो, चाहे वो किसी जाति पे आरोप लगाएं, किसी धर्म पे आरोप लगाएं, बीजेपी वालों को कहने से तो कोई नहीं रोक सकता, उनकी जबान थोड़े कोई काट सकता है। लेकिन जनता के सामने जब हम पूछते हैं तो बताइए कोई उदाहरण, कहीं लखनऊ का बताइए, कहीं और का बताइए, जब किसी ने कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार्रवाई उस पर नहीं की। और इस सरकार में मैं तमाम उदाहरण बता दूं, प्रतिदिन ऐसा होता है। मुकदमा लिखाने जो जाता है वही पीट दिया जाता है। फूलन देवी को लोग डकैत कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, जिनके साथ शोषण हुआ, जिनके साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए हथियार उठा लिए, उसकी सजा भी भुगत ली। और चिन्मयानंद से बलात्कार का मुकदमा वापस ले लेती सरकार। तो फूलन देवी तो सजा काटने के बाद, 3 बार संसद में जाने के बाद भी आज उनका नाम के साथ इस तरह बोला जा रहा है। और चिन्मयानंद जी तो पुराना रेप केस था ही, नई भी घटनाएं हुई, फिर भी योगी जी मेहरबान है, मुकदमा वापस ले रहे हैं। तुलना क्या है? कोई कंपैरिजन है? जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराध में फंसा है, उस अपराध में पीड़ित और उसके गवाह या तो मारे गए हैं या चोट पहुंचाई गई है, नुकसान हुआ है, और कार्रवाई तभी हो पाई है जब या तो कोर्ट पीछे पड़ गया है, या हाई कोर्ट कहीं से इन्वॉल्व हो गया, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे दिया। सरकार केवल हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी ये बोल सकती है? आपने विकास किया, बीजेपी कहती है उन्होंने विकास किया, लेकिन हर बार हम लोग जब चुनाव देखते हैं तो टोपी, लुंगी, जिन्ना इस पे आ जाता है। तो कहीं तकलीफ नहीं होती है कि चुनाव विकास की तो बात ही नहीं होती, आखिर आप कितना भी काम कर लीजिए, आखिर में आके यही सब करना है। मुझे लगता है कि जनता को इस बार एहसास है, इस बार एहसास है, इसलिए बहुत सारे बम छोड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो समाज को बांटने के लिए, समाज में विध्वंस फैलाने के लिए, लेकिन कोई अभी तक ज़्यादा असर नहीं हुआ है। किसान, नौजवान खुद विरोध कर रहा है। कहीं देखिए, किसान आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों के धार्मिक नारे लगे। वो मंत्र राजनीतिक नहीं था, ना हम वहाँ गए ना आप वहाँ गए, कोई पार्टी नहीं गई, लगे। जिस क्षेत्र को धार्मिक बंटवारे की नर्सरी बना के प्रस्तुत किया गया था वहीं लगे, और दोनों लोग साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने नंग नाच कर दिया। सब लोगों को दिख रहा है कि ये सरकार का क्या उपयोग कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, 5 बजट कहाँ चले गए, कितनी महंगाई किस स्तर पे है, नौकरी रोजगार ख़त्म है, सीधे मुंह से मुख्यमंत्री बात भी नहीं करना चाहते, कोई नौकरी मांगे तो कहें लायक स्टूडेंट, लायक उम्मीदवार ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि एक बार वो सरकार बना चुके ये सब करके, तो वो प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन इस बार जनता नारा लगा रही है, जागते रहो। किसान आंदोलन से बड़ी आस थी समाजवादी पार्टी को। हमें लगता है कि
अब आंदोलन खत्म होने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हो? नहीं, हमको किसान आंदोलन से आज ज़्यादा कुछ नहीं थी। हम तो चाहते थे सरकार पहले दिन किसानों की बात मान लेती। ये झगड़ा क्रेडिट का नहीं है। किसान इस देश की बहुसंख्य आबादी है। 70% के आसपास लोग कृषि आधारित उनका व्यापार है, रोजगार है, कृषि में ही काम करते हैं। उनकी तरक्की नहीं होगी तो देश कहाँ आगे जाएगा? तो किसानों का मुद्दा तो सरकार को पहले ही उनके साथ बैठ के सुलझाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी पत्रकारों से बात नहीं करना चाहते थे। मुझे समझ में आता है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहते थे? नहीं की उन्होंने। ये सरप्राइज देते हैं, रात में 8 बजे आएंगे, कुछ घोषणा कर देंगे। भाई आपने सरप्राइज देके किसान कृषि कानून लागू किया, आपने सरप्राइज देके वापस ले लिए। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी किसानों में ख़त्म हो गई। आज किसान से पूछिए तो वो पूछना चाहता है कि हमारे 700 लोग भगवान ईश्वर को प्यारे हो गए, क्यों हो गए? जब आई एम सॉरी कहना था तभी कह देते। क्या नहीं कहा किसान को? सब कुछ कहा। किसान को आपने आतंकवादी, मवाली, पता नहीं क्या क्या, विपक्षी दलों के गुंडे, सब कुछ कहा। तो मुझे लगता है कि किसानों के सामने ये बात, इस कानूनों को वापस लेके सरकार ने स्पष्ट रूप से मान लिया है कि वो किसानों के साथ अत्याचार कर रही थी। थोड़ा बहुत गलतफहमी भी रही होगी, वो भी सरकार के सॉरी कहने पे लोगों को समझ में आ गई। और लोग ये भी जान गए हैं कि यूपी का चुनाव न होता तो शायद इतनी जल्दी प्रधानमंत्री बैकफुट पे नहीं जाते, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है। कहा जाता है समाजवादी पार्टी के जो ज्वाइनिंग हो रही है उसके पीछे आपका हाथ है। राजभर भी आ गया आपके साथ, आरएलडी भी आ गया, पूरब भी आ गया, पश्चिम भी आ गया, और लोग आ रहे हैं। आपसे भी बात चल रही है कुछ? देखिए, इस समाजवादी पार्टी में जो होता है माननीय अखिलेश यादव जी के निर्णय से होता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुलभ नेता हैं, आराम से लोगों को मिल जाते हैं। जिसको ज्वाइन करना है, आना जाना है, वो अपनी बात कर लेता है। इस खुशफहमी में मैं या कोई और को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी जो सांगठनिक भूमिका है वो सब कहते हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन सबको समाजवादी पार्टी एकोमोडेट करने की स्थिति में नहीं है। 70-80 विधायक अगर भाजपा से आ जाएं तो कहाँ जाएंगे? और क्या करेंगे उन डिस्क्रेडिट लोगों का लेने का? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर समस्या है, उसने लोगों को निराश किया है, और विपक्षी दलों पे उसने दबाव बना के उन्हें संघर्ष नहीं करने दिया, वहाँ निराशा है। समाजवादी पार्टी आशा की किरण है देश और प्रदेश के लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए भी। और समाजवादी पार्टी भी जो लीडरशिप आ रही है, जिसका जनता के बीच में स्थान, सम्मान और जनाधार है, उन लोगों को दोनों हाथ फैला के स्वागत कर रही है। और मुझे लग रहा है कि इस तरह के कोई लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे। आपके साथ बातचीत है? कुछ गठबंधन होने की उम्मीद है यूपी में? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि संजय सिंह जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। एक दिन उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, वो आप सबने देखा ही था सोशल मीडिया में। क्या बात हुई वो संजय सिंह ही बता पाएंगे, हमारी इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी। पूर्व में गठबंधन है, पश्चिम में गठबंधन है, दोनों में कहाँ मजबूत दिखाई दे रहे हैं आप लोग? सुपड़ा साफ हो जाएगा दोनों जगह, पूर्व में भी पश्चिम में भी। समझ पा रहा हूँ ना कि कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहेगी क्या लोगों में जाके। आप मन से भाषण देते हैं, वो एक तरफा होता है। लोगों में बैठ के कहें ना बात। जब लोगों में बैठ के कहने की बात आई तो गांव छोड़ के प्रधान मंत्रियों को, सांसदों को छोड़ के भागना पड़ा। तो मुझे लगता है ना पूरब बचेगा ना पश्चिम बचेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। शिवपाल जी रहेंगे साथ में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है उनका सम्मान रखा जाएगा, तो मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात के सारे कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे उनका मान सम्मान, वो बड़े हैं, मान सम्मान तो करते भी हैं। राजनीतिक जो बातें हैं वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका ध्यान रखें। एक और बात कही जाती है भाजपा की तरफ से कि जितनी मेहनत योगी जी करते हैं उतनी अखिलेश जी नहीं करते हैं। और बात करने के लिए मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? कम करें। नतीजा क्या है? दीवार को धक्का मारते रहो, खाली लोगों को ये बता रहे हो मैं 4 बजे, अरे 4 बजे उठ के करते क्या हो? जनता को उससे क्या मतलब? आप ये बताओ ना, आप जनता के लिए क्या कर रहे हो? मजदूरी करें तो करें भाई। हम लीडर को चाहिए वो जनता की भावनाएं समझे, उनके विकास सोचे, उसको लागू करके दिखाए।
बड़े से CEO से आशा की जाती है कि वो क्रियान्वयन करके दिखाए। और गाली देना है तो थोड़ा देर 4 बजे उठ के पत्रकार से लेके अधिकारी सबको गालियां देते घूमो, तो ऐसी मेहनत की क्या जरूरत है? आप बहुत व्यस्त चुनाव का समय है, आपने मुझे समय दिया, इसके बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को कितनी सीटें प्रदेश में? जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं, दिन समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, सरकार नीचे जा रही है। और मुझे नहीं लगता किसी क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी में कोई नैतिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। नैतिक आधार है, अधिकार तो अलग बात है, नैतिक आधार है चुनाव लड़ने का। इसलिए मेरा मानना है कि एक्सीडेंटली जो लोग जीत जाएं, वरना प्रदेश में स्थान नहीं मिलेगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के MLC उदयवीर सिंह, जिनका कहना है कि भाजपा को आपकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिल्कुल स्थान नहीं मिलेगा। इनकी कितनी सच्चाई मिलेगी आने वाले वक्त में ये पता लगेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।